क्रोमियम 24, क्रोमियम 24 का स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं। D4 मतलब लास्ट में कितना है स्ट्रक्चर 4, तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा 3D4 और S2 ये बन। अरे सिंपल टेक्निक यूज करेंगे, क्रोमियम 24 में लास्ट डिजिट 4 है तो यहाँ स्ट्रक्चर बनेगा 3D4 4s2। बाकी 18 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, तो बाकी 18 इलेक्ट्रॉन तो आर्गन 18 में डिस्ट्रीब्यूट है, अपने को उनसे कोई लेना देना नहीं। 3D4 4s2 ठीक है, ये लास्ट में 4 है, ये 3D4 4s2 डायग्राम बनाएंगे। डी ऑर्बिटल कितने होते हैं 5 1 2 3 4, ये एस ऑर्बिटल में तो ये डायग्राम बनेगा 3D4 4s2। अब इनके जो डायग्राम है थ्री डी फोर 4s2 इसका डायग्राम। अब देखिए डी ऑर्बिटल होते हैं 5 बट उनमें इलेक्ट्रॉन है 4, तो ये एक ऑर्बिटल क्या करेगा, ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो ये डिजाइन कैसी है इसकी, अनस्टेबल। कैसी डिजाइन है ये, अनस्टेबल। अब ये क्या चाहता है, अरे दुनिया में हर कोई चाहता है स्टेबिलिटी, ये भी स्टेबिलिटी चाहता है। और ये क्रोमियम की एक्साइटेड स्टेट है, मींस इलेक्ट्रॉन आगे है 4s2, इसको बोलते हैं क्रोमियम की एक्साइटेड स्टेट। लेकिन यहां तो इलेक्ट्रॉन आगे है और इसके पास अनस्टेबिलिटी है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में 5 होते हैं, इसके पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी है, इसके पास भी है, इसके पास नहीं। और आप जानते हो जिसके पास नहीं होगा वो क्या करेगा, वो उपद्रव करेगा, मींस अनस्टेबल फीलिंग करेगा, अनस्टेबिलिटी होगी और क्या चाहेगा, स्टेबिलिटी। तो ये क्या करता है, ये 4s2 के एक इलेक्ट्रॉन को यहां से बैक साइड लेगा। अब आप बोलोगे ये इलेक्ट्रॉन बैक साइड आया कि फॉरवर्ड गया, तो n+l की वैल्यू पुट अप कर दो, 4s 3d लगाओ इसमें n+l, n 4 + 0 = 4 ठीक है, और 3d में n+l लगाओ, 3 + 2 = 5। अरे 4s2 से इलेक्ट्रॉन निकल के 3d में आया है, मतलब हायर एनर्जी लेवल में गया ना। 4s के लिए तो n+l की वैल्यू 4 थी, 3d के लिए n+l की वैल्यू 5 है, तो 3d हायर एनर्जी लेवल का है, चाहे वो बैक साइड है तो उससे क्या हुआ, वो हायर एनर्जी लेवल है। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, लोअर एनर्जी लेवल में जंप नहीं हुआ है, हायर एनर्जी लेवल में गया, क्योंकि 4s2 के कंपैरिजन में 3d की एनर्जी हायर होती है। अब ये ऐसा क्यों हुआ, ये अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए उसने एक इलेक्ट्रॉन को बैक साइड दिया। क्या डिजाइन होगी, 1 2 3 4 5, एस में कितना रह गया 1। तो क्रोमियम का जो स्टेबल डायग्राम वो ये है, और इसको बोलते हैं हम ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं इसको, ग्राउंड स्टेट। अब स्टेबिलिटी कहां से आई, तो स्टेबिलिटी में अभी फिलहाल आप एक कंसेप्ट याद रखिए, कोई भी ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, ये हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड का मतलब 5 इलेक्ट्रॉन है, फुल फील्ड अगर इसमें 10 इलेक्ट्रॉन हो जाए तो ये फुल फील्ड होगा। तो 2 ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल, इन दोनों के पास स्टेबिलिटी होती है। अब ये फुल फील्ड तो पॉसिबल नहीं है कि फुल फील्ड हो जाए, 10 इलेक्ट्रॉन कहां से लाएगा, बट अपनी स्टेबिलिटी के लिए एक इलेक्ट्रॉन तो बैक साइड ला सकता था, जो इसमें यहां जंप करा दिया। तो इसको बोलते हैं हम क्रोमियम की
ग्राउंड स्टेट। 3d5 4s1, तो ऐसे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4s1 3d5, ये क्रोमियम की ग्राउंड स्टेट है। तो यहाँ कंसेप्ट क्या यूज करना है, क्रोमियम के आपको 2 स्टेट मिलेगी बुक में, या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस तरह, क्रोमियम की एक्साइटेड स्टेट 3d4 4s2, ये अनस्टेबल होती है। क्रोमियम अपनी स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन 4s2 से कहां जंप करा लेगा, 3d ऑर्बिटल, 3d4 के प्लेस पे कैसा कर लेगा 3d5, क्यों, बिकॉज हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, इनमें ज्यादा स्टेबिलिटी, क्योंकि अब सबके पास एक एक इलेक्ट्रॉन होगा, कोई टेंशन नहीं, सिमेट्रिक हो गया है। ये पहले कैसा था, अनसिमेट्रिक, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं, तो इसने अनसिमेट्री से क्या गेन कर ली, सिमेट्री, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, इसलिए मोर स्टेबल। कॉपर में चलते हैं, कॉपर 29, इसमें भी ऐसे ही एक्सेप्शनल केस है। देखिए डायग्राम क्या होगा, आर्गन 18 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, लास्ट डिजिट क्या है 9, क्या लिखेंगे 89 4s2, ठीक है। अब ये हटा देते हैं, क्योंकि इससे तो केवल आपको समझाया था कि इलेक्ट्रॉन बैक साइड गया या फॉरवर्ड गया, हायर एनर्जी लेवल में जंप हुआ। तो ये कॉपर का डायग्राम 29 का 3d9 4s। अब इसका डायग्राम बनाते हैं, ये बना 3d9, अरे डी ऑर्बिटल 5 होते हैं केवल, ये s 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये 4s2, 3d9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 3d9। अब देखो ये सिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इन सब के पास 2-2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो अनसिमेट्री है। अनसिमेट्री है तो ये कैसा है, ये तो अनस्टेबल है, और अनस्टेबिलिटी से स्टेबिलिटी के साइड तभी जाएगा जब उसकी रिक्वायरमेंट एक इलेक्ट्रॉन है। रेयर केस में ये स्टेबिलिटी की तरफ जाएगा। अब सिमेट्री लाना है, उसको सिमेट्रिक होना है, तो क्या करेगा, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए इस इलेक्ट्रॉन को यहां ले जाएगा, तो इसमें हो जाएंगे 3d10 4s1, जैसा यहाँ क्रोमियम में होगा। तो कॉपर का नया डायग्राम क्या हो जाएगा 3d10 4s1, और ये एक्साइटेड स्टेट पहले की तरह, और ये वाली ग्राउंड स्टेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या 4s1। देखो सिमेट्री आपको समझाया, हाफ फील्ड आर फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल देन अदर केस। जब जब फुल फील्ड ऑर्बिटल हो या हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो, वो ज्यादा स्टेबल होंगे। तो कॉपर और क्रोमियम में ये एक्सेप्शनल केस, स्पेशल इन दोनों को नोट करिए और याद रखिए, क्योंकि इनमें ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड है, इसकी ये ग्राउंड स्टेट है, ये एक्साइटेड स्टेट। फिर इसके बाद इनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर डिसाइड करेंगे, नोट करिए। इसी में अब अगला क्वेश्चन समझिए, बोर्ड पर डायग्राम बने रहे। अब हम इनको आयन में कन्वर्ट करें और मैग्नेटिक मूवमेंट पता करें। जैसे क्रोमियम को हमने +1 आयन में कन्वर्ट किया, मतलब उसका एक इलेक्ट्रॉन अब रिलीज करना है। डायग्राम ये रहे चाहे डायग्राम ये रहे, कोई फर्क नहीं पड़ना है, आपको ओरिजिनल डायग्राम पहले डिजाइन करना है, 3d4 4s2, और स्टेबिलिटी का कंसेप्ट लगाना है। अब ये एक इलेक्ट्रॉन मान लो, पहले एस से इलेक्ट्रॉन जाते हैं, ध्यान रखना, ये गया, क्योंकि क्रोमियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब एक इलेक्ट्रॉन उसका रिलीज हुआ, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन गया। अब ये जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन है, ये क्या करेगा, ये तो बैक साइड आ जाएगा ना यहाँ। अरे ये यहाँ रहे चाहे यहाँ आए, उससे आपको क्या फर्क पड़ना है, बताओ क्रोमियम में कितने इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है,
काउंट करो, 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन तो डी ऑर्बिटल में अनपेयर्ड है, और एक ये, अरे यहाँ रहे कि यहाँ आ जाए, क्या फर्क पड़ना है, ये तो जा चुका ना एक इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब क्रोमियम में कितना इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 5। ये नेचर में कैसा है, ये नेचर में पैरामैग्नेटिक हो। अब इसका पैरामैग्नेटिज्म पता करना है कि मैग्नेटिक मोमेंट कितना है, तो कौन सा फार्मूला लगाऊंगा, √mn+2। ये मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करने का फार्मूला, n की वैल्यू 5, 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है ना, तो याद रखो n की वैल्यू 5, 5 + 2 √35, 5.96, ये आंसर है। मोर देन 5 लेस देन 6, 5.96 √35 का आंसर बन जाएगा। तो क्रोमियम अगर एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसमें मैग्नेटिक मोमेंट 5.96 होगा। और ध्यान रखिए एग्जाम में वो आपको उलझाएगा, वो बोलेगा नहीं मैंने तो एक भी इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं करना है, फिर आप बताइए इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पर नहीं होगा। अब आपको डायरेक्ट कैलकुलेट करना है, तो क्रोमियम में आपको ये देखना है कि 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, 1 2 3 4 5, और ये जो नहीं गया 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो n की वैल्यू क्या लिखोगे, यहाँ पर n की वैल्यू 6 लिखोगे, मैग्नेटिक मोमेंट होगा मोर देन 6 लेस देन 7, यही फार्मूला यूज करेंगे। अंडर रूट क्या आ जाएगा, √48 आंसर आएगा। समझ में आई? पहले ये दोनों कहानी लिखिए। क्रोमियम अगर विदाउट पॉजिटिव चार्ज है तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन आपको अनपेयर्ड मिलेंगे, पहला स्टेटमेंट लिखिए, और n इक्वल टू उसमें 6 होगा। लिखिए क्रोमियम 24 कंटेन 6 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड। डायग्राम बना हुआ है, डबल से बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, ये डायग्राम है, 6 इलेक्ट्रॉन उसमें अनपेयर्ड मिलेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट √48। क्लियर? आगे बढ़िए। अगर ये +1 हो गया तो इसमें n की वैल्यू 5, ये लिखा आंसर। दोनों ही केस में ये पैरामैग्नेटिक होगा, दोनों ही केस में ये पैरामैग्नेटिक होगा। इसके बाद तो आप पता कर सकते हो, अगर उसने क्रोमियम को +2 कर दिया, +3 कर दिया, तो एस ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन तो ये रिलीज करो और फिर यहाँ से रिलीज करते चलो, पता चलता जाएगा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने। वो तो आपको पता करना है क्योंकि वो आपके नसीब का क्वेश्चन है। मैंने इसमें 2 क्वेश्चन समझा है, जब इलेक्ट्रॉन कोई रिलीज नहीं होगा तो n की वैल्यू क्रोमियम में 6 कंसीडर होगी, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो 5, 2 करेगा तो 4, अगला इलेक्ट्रॉन भी रिलीज करेगा तो अनपेयर्ड के नंबर 3, बट हर टाइम ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक, चलिए इस पर आ जाते हैं, कॉपर पर। कॉपर की बात करें, कॉपर की जब बात करोगे तो कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट 2 होते हैं ओनली, एक +1 दूसरा +2, इसके अतिरिक्त उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं होता। सपोज कॉपर +1 मतलब एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दो, ये यहां से गया एक। अब इस अकेले का क्या होगा, अकेले का वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ये तो बैक साइड आएगा ना, यहाँ पेयरिंग कर लेगा, ये पेयरिंग कर। अरे एक इलेक्ट्रॉन इसके जाते ही ये इलेक्ट्रॉन पीछे आ जाएगा, स्टेबिलिटी गेन करेगा। तो सपोज ये गया, मतलब ये गया तो एक पीछे आ गया ना, ये बताओ कॉपर +1 में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है नहीं, ये नेचर में कैसा होगा, ये नेचर में डाइमैग्नेटिक होगा। डबल सो डाइमैग्नेटिक, सारे इलेक्ट्रॉन डबल है तो डाइमैग्नेटिक, और डाइमैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट तो 0 होगा ना, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही कहां है। मैग्नेटिक मोमेंट उसी का होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, इसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही एब्सेंट है, इसलिए डाइमैग्नेटिक नेचर का। इस स्टोरी को आप लिख लीजिए, कॉपर +1
having no unpaired electron, so nature डाइमैग्नेटिक और मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। नोट कर लिया। अब इसको +2 में चेंज करें। कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, बस कॉपर की कहानी खत्म। यहाँ पर उसने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किए, तो 2 कौन से जाएंगे? अरे ये दोनों जाएंगे, ये गए दोनों। अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन? 9। ये स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन भी ला सकता हो, तो गए दोनों। अब इसकी पोजीशन ये 3d9 +2 की पोजीशन क्या बनेगी? 3d9 4s0। ये डायग्राम बनेगा इस कॉपर 2+ का। और 3d9 जब डिजाइन करोगे तो आपको एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड मिलेगा। इसका मतलब कॉपर 2+ कैसे नेचर का है? कॉपर 2+ पैरामैग्नेटिक नेचर का होगा। कॉपर +1 डाइमैग्नेटिक नेचर का होगा। इसमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है कॉपर 2+ में। फार्मूले में जाइए, ये मैग्नेटिक मोमेंट n की वैल्यू 1 √3 1.73। ये आंसर आ जाएगा। मोर देन 1 लेस देन 2। समझ में आ रही बात? नोट करिए, कॉपर +1 डाइमैग्नेटिक नेचर, कॉपर +2 पैरामैग्नेटिक नेचर। और जिसका पैरामैग्नेटिक नेचर होगा मैग्नेटिक मोमेंट होगा। नोट कर लीजिए 1 मिनट के अंदर। उसके बाद चलिए, अब मैग्नेटिक मूवमेंट को कैलकुलेट करने के लिए एक लिस्ट बना के रखे हैं। फार्मूला तो हम सीख चुके हैं, तो इसकी लिस्ट क्या है देखते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन contain magnetic moment, unpaired इलेक्ट्रॉन 0, मैग्नेटिक मोमेंट 0। चलिए देखते हैं। ऐसी लिस्ट बनाई है। इसमें 3 कॉलम होंगे, एक और ये ऐसे। जीरो इलेक्ट्रॉन, तो ये तो नेचर में कैसा हो जाएगा? डाइमैग्नेटिक। तो इसकी स्टोरी थोड़ी याद करना है। अब यहां पर 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होते हैं, क्योंकि एफ ऑर्बिटल जब सामने होगा आपके तो 7 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकते हैं। 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा तो पेयरिंग कर लेगा ना, फिर तो 6 अनपेयर्ड बचेंगे। ऐसे डी ऑर्बिटल होगा तो आपके पास मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होंगे। जैसे ही 6 इलेक्ट्रॉन आएगा वो तो पेयरिंग करेगा, तो फिर 4 अनपेयर्ड बचते हैं। तो हम 6 तक की कहानी याद रखें, 7 का कभी आ जाए आपकी किस्मत से तो उसको याद रखना। ये 1 इलेक्ट्रॉन, ये 2 3 4 5 6, ये m की वैल्यू है। इसकी वैल्यू है ये m इक्वल। अब फार्मूला क्या है मैग्नेटिक मोमेंट का? वो सबसे टॉप पर लिखिए। मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेटेड बाय n+2, ये फार्मूला है। n का मतलब लिख लीजिए, n फॉर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कितने उस आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है? वो आयन हो चाहे एटम। चलिए 1 इलेक्ट्रॉन अगर अनपेयर्ड है तो इसका आंसर बनेगा √3। ध्यान से समझिए लिस्ट को कैसे याद करना। कोई फार्मूले में नहीं जाना, बार बार 50 बार कैलकुलेट कर चुके हम। √3 से स्टार्ट करिए। अब आगे के आंसर अपने आप आएंगे। √3 के बाद क्या आएगा? √3 तो यहां
√3 एक इलेक्ट्रॉन जब अनपेयर्ड होगा तो √3। अब यहाँ देखिए कि इसका अगला आंसर क्या है। आपको मैथमेटिक्स में ऑड इवन नंबर की नॉलेज है। ऑड नंबर बोलिए 1, 3, 5, 7, 9 इस तरह 11, ये सब ऑड नंबर। यहाँ √3 से स्टार्ट किया। अब बोलिए मतलब 3 के बाद कौन सा ऑड नंबर आता है इसमें? अरे मैथमेटिक्स में 3 के बाद ऑड नंबर 5 आता है, वो इसमें प्लस कर दीजिए तो आंसर बन जाएगा √8। आपने इसमें 5 प्लस किया, अगला ऑड नंबर क्या आएगा? 7, इसमें प्लस करिए √15, ये आंसर है। फिर अगला 9, इसमें प्लस करिए √24। फिर अगला ऑड नंबर 11, वो इसमें प्लस करिए √35। और अगला ऑड नंबर 13 जो इसमें प्लस करिए √48। बस ये हो गई लिस्ट, कोई कैलकुलेशन नहीं करना। √3 सबसे पहले याद रखिए और उसके बाद वाले ऑड नंबर प्लस करते जाइए, सब आंसर आते जाइए। अब इनका अंडर रूट सॉल्व करना है तो वो तो प्रॉब्लम है। तो इसमें ऐसा ध्यान रखिए, अगर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो मैग्नेटिक मोमेंट मोर देन 1 लेस देन 2 होगा। और आपको 4 में से एक ऑप्शन ऐसा ही मिलेगा। जैसे ही आपने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर पता किए उसमें आंसर दिख जाएगा। जैसे आपने बोला 4 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ये आ गया मोर देन 4 लेस देन 5। उसमें बोला कि नहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के नंबर 2 आए तो आंसर क्या होगा? मोर देन 2 लेस देन 3। ये 3.86 मोर देन 3 लेस देन 4। अगर 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो मोर देन 5 लेस देन 6। ये वर्बली याद करना है कि जितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उससे ज्यादा आंसर, उससे अगले डिजिट से कम। और इसका हो जाएगा 6.86 या 76 जो भी है, मोर देन 6 लेस देन 7। ये लिस्ट नोट कर लीजिए, बस इसी को आपको याद रखना है, इसी से काम चल जाएगा। अब हेडिंग लिखिए शेप ऑफ ऑर्बिटल। अगला हेडिंग है शेप ऑफ ऑर्बिटल। अब ऑर्बिट अलग चीज होती है। ऑर्बिट का मतलब सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ऑर्बिट का मतलब क्या है? ऑर्बिट का मतलब सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। नोट करिए, ऑर्बिट और शेल का मीनिंग क्या होता है? सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिस सर्कुलर पाथ में अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रोटेट होता है, रिवॉल्व होगा, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिट। जैसे ये न्यूक्लियस, ये इसे ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको ऑर्बिट बोलते हैं। लेकिन मैंने तो कुछ और ही लिखा है, ऑर्बिट नहीं ऑर्बिटल लिखा है, दोनों में डिफरेंस है। तो पहले ऑर्बिट की डेफिनेशन को समझा हमने। ऑर्बिट का मीनिंग सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इन विच इलेक्ट्रॉन लोकेट, जिसमें इलेक्ट्रॉन लोकेट है, सर्कुलर पाथ, उसको ऑर्बिट बोलते हैं। अब ऑर्बिटल क्या है? ऑर्बिटल की डेफिनेशन सुनिए फिर उसको नोट करिए। ऑर्बिटल का मीनिंग होता है स्पेस। ऑर्बिटल का मतलब होता है स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस। इसका स्पेस, न्यूक्लियस का अराउंड द स्पेस, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन है। फिर से नोट करिए, फिर से मैं बोलूंगा, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां इलेक्ट्रॉन आपको मिल जाए
जहां इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम फाइंडिंग हो उसी स्पेस का नाम होता है ऑर्बिटल। डेफिनेशन स्लो स्पीड में एक बार फिर बोलूंगा, सभी को नोट करना है। ऑर्बिटल का मीनिंग स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस in which maximum finding probability of electron called orbitals। ये ऑर्बिटल की डेफिनेशन। अब आपके सामने ऑर्बिटल होंगे, देखिए जो सब सेल है उसी के अंदर तो ऑर्बिटल है, तो सब सेल कितने? 4, s p d। बस उन्हीं के शेप की स्टडी हम कर रहे हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिटल सब सेल के अंदर ही तो होगा। ये न्यूक्लियस। अब सबसे पहले बात करेंगे एस ऑर्बिटल। ये एस ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और कई बार अभी क्वेश्चन आया एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है, सर्कुलर होता है, ऐसे। ये तो ऑर्बिटल हम डिजाइन करते हैं स्क्वायर में, ये ऑर्बिटल का कोई एक्चुअल डायग्राम नहीं है। ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होता है। कौन सा? एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप। समझ में आई बात? अब ये न्यूक्लियस, तो एस ऑर्बिटल ऐसे होता है। ये 1s, ये कौन सा है? ये 1s, तो ये कौन होगा? 2s। इसके बाद कौन आएगा? 3s। और सभी ऑर्बिटल कैसे होंगे? ये 3s। ये कैसा है? ये 4s। अब बोलोगे सर इनके बीच में वो p कहां गए? होंगे, p स्पेस है, स्पेस ही तो ऑर्बिटल है। स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच मैक्सिमम फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड ऑर्बिटल। तो ये 1s ऑर्बिटल है, ये 2s है, ये 3s है, ये 4s है, ऐसे। और सबके शेप कैसे बनाए मैंने? स्फेरिकल, सर्कुलर। और जो स्फेरिकल होगा वो नॉन डायरेक्शनल होगा, उसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है? नॉन डायरेक्शनल, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं। और आपको पता है इसकी L की वैल्यू 0 और M की वैल्यू भी 0 ही होती है। ये कहीं भी हो, 1s में जाओ L की वैल्यू क्या लिखोगे? 0। M की वैल्यू क्या लिखोगे? 0। 2s में जाओ L की वैल्यू क्या लिखोगे? 0। M की वैल्यू क्या लिखोगे? 0। 3s में जाओ L इक्वल टू 0, M इक्वल टू 0, ये तो फिक्स है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, ऑर्बिटल कोई सा भी हो, क्योंकि वहां L की वैल्यू ऑर्बिटल से मीनिंग नहीं है। ऑर्बिटल के बजाय एस ऑर्बिटल से मीनिंग रहता है, उसका ऑर्बिट से कोई लेना देना। तो एस ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू हमेशा 0 और M की वैल्यू भी 0 होगी। ये स्टोरी आपकी फेयर नोटबुक में लिखी होना चाहिए, तो नोट कर लीजिए। ऑर्बिटल, किसके शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात की हमने? केवल एस ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप, आर सर्कुलर, सर्कुलर भी बोलते हैं इसे। इट इज नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होती है, तो रेडियल, रेडियस के थ्रू। नॉन डायरेक्शनल ऑर्बिटल, देन L इक्वल टू 0, M इक्वल टू आल्सो 0। चलिए भाई, अब p ऑर्बिटल की बात करें। p ऑर्बिटल 3 होते हैं, ऐसे। बट इलेक्ट्रॉन तो 6 होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ऐसे। उनसे मल्टीपल लॉ को अप्लाई करेंगे इलेक्ट्रॉन की नंबर। अब इसका नाम क्या है? अरे इसका नाम px है। 3 ऑर्बिटल है तो 3 नाम रखना पड़ेगा ना। s का नाम तो 0 रख लिया क्योंकि s तो अकेला है। p ऑर्बिटल 3 होते हैं, ठीक, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं।
इसलिए 3 ऑर्बिटल, ये पी एक्स, ये पी वाई, ये पी जेड। ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि इनकी डिजाइन कैसे बना, ये बीमारी क्या है, ये डिसीज क्या है, पी एक्स क्या होता है, पी वाई क्या होता है, पी जेड क्या होता है। तो सुनिए, पी ऑर्बिटल जो होते हैं उनका जो शेप होता है, पी ऑर्बिटल डंबल शेप होते हैं। कैसे शेप के होते हैं? पी ऑर्बिटल डंबल शेप। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल होता है, सबके शेप अलग अलग है, ध्यान रखिए। एस ऑर्बिटल स्फेरिकल नॉन डायरेक्शनल एंड सर्कुलर, न्यूक्लियस के चारों तरफ उसका इंप्रेशन होता है। बट पी ऑर्बिटल नंबर में 3 होंगे तो उनका जो शेप है वो डंबल शेप होगा। अब डंबल क्या होते हैं? आप जो एक्सरसाइज करते हो ऐसे, जो हम एक्सरसाइज करते हैं डंबल से, वो यहां से इसको पकड़ कर रखते हैं और इधर ये 2, इसको बोलते हैं डंबल्स। एक पी ऑर्बिटल में 2, मतलब एक डंबल शेप, ये डंबल शेप हो गया, तो इसमें लोब कितने हैं? 2, एक ये और एक ये, क्योंकि ईडी में तो इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आ रही? पी ऑर्बिटल डंबल शेप, पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है। और एक पी ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक पी ऑर्बिटल में तो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना, जैसे ये पी एक्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन तो है, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। तो पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है। अब इसका नाम कैसे रखा पी एक्स, पी वाई कैसे रख दिया, पी जेड कैसे रख दिया? तो सुनिए, ये न्यूक्लियस, ये सेंटर में न्यूक्लियस है। अब बहुत छोटा बनाएंगे, उतना बड़ा नहीं बनाएंगे, तो फिर डायग्राम कैसे बनेंगे? इसके सराउंडिंग स्पेस में कौन है? अरे 1s पहले आएगा, ये बना दिया 1s में, होगा 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s के बाद कौन आएगा? अरे 1s के बाद 2s आएगा, वो भी बना दिया। पहला न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, फिर 1s, फिर 2s होंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन अपने को लेना देना। अब आएगा पी ऑर्बिटल। बट पी ऑर्बिटल कैसे शेप के हैं? डबल शेप के हैं। और ये डायरेक्शनल ऑर्बिटल है। कैसे हैं? डायरेक्शनल ऑर्बिटल है, इनकी डायरेक्शन हो, तभी तो 3 नाम है, 3 डायरेक्शन है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। मैथमेटिक्स और नीट वाले जो बच्चे हैं सभी जानते हैं एक्सिस होती है 3। एक कौन सी एक्सिस? एक्स, ये एक्स एक्सिस, आप इसको वाई भी बोल सकते हो, इसको वाई बोलिए। अगर इसको एक्स कंसीडर करना तो मजबूरी है इसको एक्स बोलना पड़ेगा, क्योंकि एक्स वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होती है। तो अब मैंने इसको एक्स कंसीडर किया, इसको वाई कंसीडर किया। बताओ जेड कहां हो? अरे एक्स और वाई के 45 के एंगल पे जेड एक्सिस होती है, ये बन गया डायग्राम। अब जैसा इधर है ऐसा इधर भी तो होगा। ये देख, ये जेड, ये कौन सी है? ये वाई, ये कौन सी है? एक्स। चारों डायरेक्शन में होती है 360 के एंगल में, इधर एक्स वाई जेड सब होगी। मैंने 2 डायरेक्शन में आपको समझा दिया, क्योंकि मेरे को डंबल शेप डायग्राम डिजाइन करना। अब देखिए इसका नाम क्या रख रखा है? इसका नाम साइंटिस्ट ने पी एक्स रखा है, इसका नाम पी वाई, इसका नाम पी जेड। जब हम डायग्रामेटिक कैलकुलेट करेंगे तो पहले पी एक्स आता, फिर पी वाई, फिर पी जेड आता होगा। अब देखिए मैं यहाँ पी एक्स का डायग्राम बनाऊंगा। क्या बना दिया? पी एक्स। पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, और ये डंबल बना दिया मैंने। कौन सी एक्सिस पर उसको डिजाइन किया? एक्स एक्सिस पर। और पी एक्स में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। अब 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन फिक्स स्टेबल तो नहीं है, वो तो सर्कुलेट है, घूमता रहता हमेशा। तो वो यहाँ से यहाँ तक चलता है, ऐसे एक्स एक्सिस पर चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा, ऐसे ऐसे इधर इधर घूमता रहेगा। ऐसे बस इतने स्पेस में ही राउंड लगाएगा, इधर उधर नहीं जा सकता।
तो ये कौन सी एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है? अरे एक्स एक्सिस पर 2 इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए ये डबल शेप है। तो इस ऑर्बिटल का नाम क्या बन गया? इस ऑर्बिटल का नाम px हो। समझ में आ रही बात? जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हायर होगी जिस एक्सिस पर, वो उस ऑर्बिटल का नाम बन जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन कहाँ है? देखो, एक यहाँ होगा, इलेक्ट्रॉन एक जगह मिलता नहीं कभी, एक यहाँ होगा और दोनों घूम रहे हैं इधर उधर इधर उधर, अप डाउन वाइब्रेशन करते हुए, जंप करते आलिया भट्ट की तरह इधर उधर चल रहे, इधर भी जाते इधर भी जाते इधर, एक जगह रुकता नहीं है। तो ये px ऑर्बिटल। अब बनाते हैं py। ये y एक्सिस, x एक्सिस की बात खत्म हो गई। दूसरा ऑर्बिटल ये है, इसका नाम y एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसका नाम क्या बन जाएगा? py। इसका नाम क्या बना? px। क्यों बना इसका नाम py? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है इस py में, और वो कहाँ है? यहाँ कहीं है। ऐसे ऐसे घूमते रहेंगे, एक यहाँ और एक यहाँ होगा, एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन मिले आपको? y एक्सिस पर 2 इलेक्ट्रॉन मिले, तो इस ऑर्बिटल का नाम py। अब और इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे? ये z एक्सिस, 2 ऑर्बिटल ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, जैसे घूम रहे हैं। और इलेक्ट्रॉन 3D ज्योमेट्री में स्पेस में रोटेट होते हैं, सर्कुलेट होते हैं, इसलिए रिपल्सन होता है, वो एक दूसरे से कभी भी कोलाइड नहीं करेंगे। इसका नाम क्या हो गया? pz, क्योंकि z एक्सिस पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है। अब आप बोलोगे सर आपने तो अलग अलग डिजाइन बना दी। मैं आपको एक डिजाइन बना के समझा देता, ये 6 ऑर्बिटल एक जगह कैसे होते हैं, समझना साइड में। एक्चुअली एग्जाम में या बुक में आपको ऐसे डिजाइन करके आना है कि इसका नाम px, क्योंकि x पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हायर है। इलेक्ट्रॉन कहाँ मिला? 2 इलेक्ट्रॉन आपको x एक्सिस पर मिलते हैं, इसलिए उनका नाम px रखना पड़ता है। 2 इलेक्ट्रॉन आपको y एक्सिस पर मिले, इसलिए उसका नाम py, और 2 इलेक्ट्रॉन आपको मिले pz एक्सिस पे, इसलिए उनका नाम pz। अब ये तीनों एक जगह कैसे होते हैं समझिए। ये न्यूक्लियस, ये किसी एटम का न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये एटम का न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में तो इलेक्ट्रॉन 0 होता है। ये फर्स्ट ऑर्बिट, अरे फर्स्ट ऑर्बिट में तो 1s होगा ना, उसको सर्कुलर है, समझा चुके हैं आप। ये 2s, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब आएगा 2p। अब 2p ये बनाऊंगा, पहले कौन सा बनाऊं? x, ये एक्सिस है, ये एक्सिस तीनों, इसका नाम क्या रख लें? x, इसका नाम y, इसका नाम z। 3 एक्सिस होती है स्पेस में। चलिए अब p x ऑर्बिटल कहाँ है? इलेक्ट्रॉन 2 कहाँ है? देखिए ये यहाँ पर रोटेट है, ऐसे ऐसे ऐसे, इसी के स्पेस में आपको 2 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ये नाम बन जाएगा px। इससे बाहर नहीं जा सकते, और नहीं होगा तो फिर ये वैकेंट है, स्पेस है वो तो। अरे ऑर्बिटल तब पैदा होता है जब इलेक्ट्रॉन हो, अदरवाइज तो स्पेस है अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, ये देखिए दूसरा ये ऑर्बिटल, इनका सेंटर न्यूक्लियस ही होता है। इस ऑर्बिटल का नाम py। अब ऑर्बिटल कब माना जाएगा? अरे ऑर्बिटल तब माना जाएगा जब इनमें इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये तो स्पेस है ना अराउंड द न्यूक्लियस। जैसे एक एग्जांपल समझाते हैं आपको। आप जब किसी जमाने में स्कूल जाते थे, 2 साल से तो आपने स्कूल देखा ही नहीं है। जब आप स्कूल कॉलेज जाते थे तो आप क्लासरूम में जैसे जाकर के बैठते थे, सब अपनी अपनी बेंच पर सेट होते थे। तब उसको क्या बोलती थी मैडम आते? ये क्लासरूम है आपका, मतलब उसको क्लासरूम बोला। और जब आप उठ करके घर आ जाते थे तब वो क्या बचा?
अरे तब वो क्लासरूम नहीं है, वो रूम है केवल, रूम नाम से बोलेंगे ये इस नंबर का रूम है। इसका मतलब जब आप उसमें बैठते हो तो वो क्लासरूम हो जाता है, स्टडी रूम हो जाता है, और जब आप उससे गायब हो जाते तो केवल रूम के नाम से फेमस है। यही ऑर्बिटल का कांसेप्ट। अगर इलेक्ट्रॉन होगा स्पेस में तो उसका नाम ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो स्पेस, ओनली स्पेस के नाम से फेमस रहेगा। किसी स्पेस में इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे तब वो ऑर्बिटल बने। अब देखिए ये कौन सा है, ये pz ऑर्बिटल हो गए 6 ऑर्बिटल, मैंने अलग अलग बनाए, वहां एक साथ बना के समझा दिया। अब 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ है, ध्यान से सुनो, 1 2, एक इधर है एक उधर है, घूम रहे इधर उधर, टकराते नहीं, कोलाइड नहीं करेंगे किसी से, अपने अपने स्पेस में घूमते रहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन ये होगा। इन दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या बोलोगे, एक कैसे रोटेट होगा क्लॉकवाइज, एक कैसे रोटेट होगा एंटी क्लॉकवाइज, ये एक ये px एंड ये वाला, ये 2 इलेक्ट्रॉन px नाम से फेमस है। ये दो, एक क्लॉकवाइज रोटेट होगा, एक एंटी क्लॉकवाइज, ये py, ये 2 इलेक्ट्रॉन py के घूमते रहेंगे। कहाँ घूमेंगे वो भी समझ लीजिए, ऐसे ऐसे इतने, इधर से जाएगा इधर, इधर से जाएगा इधर, इधर इधर, बस इससे बाहर नहीं जा सकता, क्योंकि बाहर दूसरे इलेक्ट्रॉन बैठे जो उसको रिपेल करेंगे, भाग के वापस आ जाएगा। ये ऑर्बिटल कौन सा है, pz, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा एक यहाँ होगा, ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट। ये 3 p ऑर्बिटल होते हैं, इनके शेप डंबल शेप होते हैं, इसीलिए इनकी L की वैल्यू क्या होती है, L की वैल्यू 3 होगी, -1 0 +1। अभी हम इनकी वैल्यू में नहीं जाएंगे, हमें केवल डायग्राम बनाना है। डायग्राम बनाइए, एस ऑर्बिटल के बारे में आप लिख चुके हैं, स्फेरिकल इन शेप, सारी कहानी। पी ऑर्बिटल को डिजाइन करिए, फिर हम कल स्टडी करेंगे डी ऑर्बिटल। तो अभी इतना नोट कर लीजिए।